साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद आरिफ वक़फ़ सेवा मन से। मेरा मोबाइल नंबर है 9920080022। साथियों एज़ यूजुअल संडे को गुफ्तगू करने के लिए आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले तो हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब नवाब मलिक साहब पे जो मुसीबत आई है उसके लिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मुसीबत को जल्द से जल्द दूर करे। आपसे अपील करता हूँ कि आप भी अपने दुआ में उन्हें याद करें और उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मुसीबतों को जल्द से जल्द दूर करे। आमीन। उनका जो लफ्ज़ है वो मुझे याद है, हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। यस, इट इज़ अप्लीकेबल टू मी आल्सो और इट्स अप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस आल्सो। ठीक है दोस्तों, ये उनका जो लफ्ज़ है हम इंशाअल्लाह ताला याद रखेंगे, ऐसा मैं आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ। दोस्तों चलो हम बात करते हैं वक़फ़ की। तो वक़फ़ के अंदर अब हम बात कर रहे थे संगीन मस्जिद की। तो जैसा मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी कहा था कि मुझे वक़फ़ बोर्ड मेंबर ने वादा किया है कि हम हेयरिंग में ले रहे हैं, और पिछले 2 दिनों से भी वहाँ पर औरंगाबाद में हेयरिंग लगी है और आज शायद उनकी बोर्ड मीटिंग भी है। कल मेरी किसी एक पर्टिकुलरली वक़फ़ बोर्ड मेंबर से इसके बारे में, संगीन मस्जिद के बारे में बात हुई, तो उन्होंने मुझसे वादा किया कि हम मीटिंग में इस इशू को ले रहे हैं आरिफ, तो आप थोड़ा सा मतलब कि इंतज़ार कीजिएगा। तो उनके लफ्ज़ को मैं अहमियत देते हुए आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आज मुझसे आप संगीन मस्जिद के बारे में कुछ मत उम्मीद कीजिएगा। मैं आज नहीं बोलूँगा क्योंकि वो लोगों ने मुझसे कमिटमेंट लिया है। अदरवाइज़ अपने पास में ये सैयद आरिफ का वादा है, एक के लेके बैठा हूँ, ऑन द स्पॉट डिक्लेयर होगा कि ये वक़फ़ है। और मैं आपसे वादा करता हूँ वक्त आने पर मैं ज़रूर बताऊँगा कि ये संगीन मस्जिद की प्रॉपर्टी वक़फ़ है। ये आप लोगों से वादा करता हूँ दोस्तों मैं, चूँकि वक़फ़ बोर्ड मेंबर एक रिस्पेक्टेबल बॉडी है, उनको रिस्पेक्ट करना अपना फ़र्ज़ है, मैं समझता हूँ। वो एक रिस्पेक्ट करते हुए मैं आगे चल रहा हूँ दोस्तों। बात करते पिछले हफ्ते में हमने बात किए थे आपसे एक चिरागली कब्रस्तान शोलापुर की, और उसके पहले मैंने एक बात की थी आपसे, याद होगा शायद आपको, तो नाखुदा मोहम्मद अली रोगे साहब का एक वो जो पर्टिकुलर फातिमा बिनते नाखुदा जो ट्रस्ट है उसके बारे में। तो उसके बारे में आप लोगों से मैं बात करूँगा। चलो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ट्रस्ट है फातिमा बाई बिनते नाखुदा मोहम्मद अमीन रोगे, ठीक है, इसका चैरिटी के अंदर रजिस्ट्रेशन था B203 और वक़फ़ के अंदर अलग नंबर था, जो मैंने आपको बताया था। ये गैजेट का मैंने पेपर आपको दिखाने के लिए लाया हूँ जनाब। ये 203 नंबर देखिए, गैजेट का पेज नंबर है 157। पेज नंबर 157 के अंदर ये जो है फातिमा बाई बिनते नाखुदा मोहम्मद अमीन रोगे रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट 92-94 न्यू काजी स्ट्रीट मुंबई 3, ये इधर एड्रेस भी है और इसका नाम भी मौजूद है जनाब। ठीक है, ये गैजेट की कॉपी है, गवर्नमेंट गैजेट की, जो पब्लिश हुई है 2004 के अंदर सर। ठीक है, इस गैजेट को अगर चैलेंज नहीं हुआ तो एंट्री बिकम्स द फाइनल एंड कंक्लूसिव, जैसा मैंने आपको उसके पहले भी कहा था सेक्शन 6 के तहत। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया जनाब। सिमिलरली इस जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट की जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है, इसका शेड्यूल मेरे पास में है सर। ये शेड्यूल है, इसमें मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं समझता हूँ 12 से 15 इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है, जो कि बहुत बड़ी वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज़ है। सब के सब जब चैरिटी से वक़फ़ में आई तो सारी प्रॉपर्टीज़ उधर शिफ्ट हुई है। इसका चैरिटी का भी वक़फ़ का भी रजिस्ट्रेशन मेरे पास में, जो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। इसमें सबसे बड़ा मसला ये है ना कि ये जो ट्रस्ट है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ जो उन्होंने लेट आउट की थी टेनेंसी पे, और 2012 के अंदर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था यूसुफ चावला केस के अंदर, मेरे हिसाब से ये लोग भी वहाँ पर इंटरव्यून किए हुए, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। अब ये ट्रस्ट अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर यूसुफ चावला केस के अंदर इंटरव्यून कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये ट्रस्ट को यूसुफ चावला केस के अंदर जो एड इंटीरियम रिलीफ आया है, क्या प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एलिनेटेड एंड ट्रांसफर्ड, जो आपको मैंने इसके पहले भी बताया था। ठीक है, अप्लीकेबल है और दे आर वेरी वेल अवेयर। उसके बावजूद भी काफ़ी प्रॉपर्टी एलिनेट हुई है, ट्रांसफ़र हुई है, बिकी है। साथियों,
ये इसका मैंने लेटर बना के कल ही कंसर्न्स डिपार्टमेंट में डाल दिया है। और अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है फातिमा बाई बिनते नाखुदा मोहम्मद अमीन रोगी ट्रस्ट, अब इसको ज़्यादा अहमियत न देते हुए इसके ऊपर जो लीगल कार्रवाई करनी है वो करना चाहूँगा। मैं पिटीशन वगैरह जो फाइल करनी रहेंगे मैं कर दूँगा। आप लोगों के जस्ट नॉलेज के लिए था कि ये जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट वक़फ़ ट्रस्ट है, इसका नाम गैजेट के अंदर पब्लिश है और वो पब्लिकेशन को नो वन हैज़ चैलेंज्ड। ठीक है, सेक्शन 6 के तहत 1 साल के अंदर उसको चैलेंज करना चाहिए। चैलेंज नहीं हुआ है तो अपने आप में वो वक़फ़ है, कंफर्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली मैं आपसे बात कर रहा था चिराग अली कब्रस्तान के बारे में। तो चिराग अली कब्रस्तान के अंदर जो बात हो रही थी ना दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा मैं। एनओसी दी गई थी 2010 के अंदर। उसका जावक नंबर था 39-09/24-2009। इसके अंदर ये जो सिग्नेचर है उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे SS अली कादरी साहब, उनके सिग्नेचर है, डेटेड है 2 Jan 2010। ठीक है, ये एनओसी है। फाइल के अंदर, वक़फ़ बोर्ड की फाइल के अंदर एनओसी कुछ और है और कॉरपोरेशन के अंदर फाइल कुछ और है। वही डेट है, वही आउटवर्ड नंबर है। ठीक है, ये जो पैरा नंबर 14, 15, 16 जो है ना मैंने हाईलाइट किए हैं, है ना, सब चेंज कर दिए गए हैं। अब किसने की, अच्छा ये कॉपी अपने पास में सर्टिफाइड है ना, देख लीजिएगा, सब सर्टिफाइड कॉपीज है। ठीक है, किसने चेंज किया, किस मतलब से चेंज किया, ये तो डेफिनेटली जानना पड़ेगा। और क्योंकि प्रॉपर्टी काफ़ी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है दोस्तों, तो ये आपके पास मिला, मैं बताना चाह रहा था। उसके बाद में 2012 में और एनओसी निकली, उसमें क्या ब्लंडर हुआ है वो बताऊंगा। फिर एक और इसके बाद में एनओसी आई है, इसमें जो ब्लंडर हुआ है ना वो टाइम फैक्टर का ब्लंडर है दोस्तों। ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि अभी आज मैं जो मैंने आपसे पहले कहा है ना, फातिमा बिनते को ख़त्म करना चाह रहा हूँ। और उसके बाद में मैं एक वो पीराची दरगाह जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पारोला करके एक छोटा सा कस्बा है, गांव है, तालुका प्लेस, वहाँ पर जो पीराची दरगाह करके ट्रस्ट है, उसकी प्रॉपर्टी का बारे में जो विल्लेवाट हुई है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, वो मैं आज के तारीख में आप लोगों के सामने मतलब शेयर करना चाहूँगा साहब। दोस्तों, ये जो मेरे पास में डॉक्यूमेंट है, ये गवर्नमेंट गैजेट का पब्लिकेशन है सर, 2004 का हुआ सर पब्लिकेशन है ये। 30 दिसंबर 2004। ठीक है सर। देवस्थान लैंड क्लास 3 वक़फ़, पारोला डिस्ट्रिक्ट जलगांव, देवस्थान 3 पारोला जलगांव। ठीक है, गट नंबर 101, हेक्टर 1 हेक्टर 9 R, एरिया भी लिखा है। ठीक है, ये एक है, उसके नीचे गट नंबर 98, 101 और 98, दोनों के दोनों गवर्नमेंट गैजेट के अंदर पब्लिश है सर। ये मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है, ये वक़फ़ बोर्ड का गैजेट का पब्लिकेशन का डॉक्यूमेंट है। इधर उस वक्त के सीओ साहब का भी नाम है, मिस्टर MY पटेल। ठीक है, देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी हैज़ बीन डिस्क्लोज एंड पब्लिश इन द गवर्नमेंट गैजेट, कंफर्म्ड। चलिए सर दोस्तों, बाद में क्या है ना कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट इसके मैं बताना चाहूँगा कि ये लैंड एलिनेशन रजिस्टर है ना, बारीक है थोड़ा सा, ठीक, लेकिन जहाँ तक आप मुझ पर यकीन करते हो तो मैं कह सकता हूँ कि यस, दिस इज़ द लैंड रजिस्टर, लैंड एलिनेशन रजिस्टर। यहाँ पर इसकी एंट्री दर दिख रही है, जो शख्स ने इसको दिया है ना, नेम एंड ऑफिसर ऑफ द सिग्नेचरीज, कलेक्टर ऑफ खानदेश, जलगांव था ना, जलगांव जिला, वो आज भी खानदेश एरिया करके कहलाया जाता है। तो उस वक्त कलेक्टर ऑफ खानदेश करके जो थे उन्होंने सनद दी थी, उस सनद के तहत ये पर्टिकुलर एरिया क्लास 3 देवस्थान, क्लास 3 देवस्थान क्लियर कट है। लैंड एलिनेशन रजिस्टर बता दिया आपको मैंने गवर्नमेंट का गैजेट बता दिया दोस्तों। सिमिलरली इसके अंदर अगर आप देखते हैं, आगे चलते हैं, तो इसका ये जो है 7/12 इनाम वर्ग 3 पीरस्तान
ओके, इसका वक़फ़ का रजिस्ट्रेशन है, चैरिटी के अंदर का रजिस्ट्रेशन है, पीराची दरगाह पारोला बी 295, ठीक है सर। इसका जो वक़फ़ के अंदर आया सेक्शन 43 का, उसका ऑर्डर है सेक्शन 43 का। इसके बाद में अब इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है कि ये जो प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी मैनेजर लोगों ने, मुतवल्ली लोगों ने बेचने के लिए धड़पड़ शुरू करी, ठीक है। तो अब इन्होंने जो शुरू करी है धड़पड़, कैसे शुरू करी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 30/12/2002 गवर्नमेंट की गैजेट है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाद में 10 जनवरी 2013 ये सीओ साहब का लेटर निकला है। उस वक्त के सीओ साहब थे ND पठान साहब का लेटर है सर ये, ठीक है। किसको दिया उन्होंने? दुय्यम निबंधक धुले, उनको दिया है। समझ क्या संदर्भ क्या है, विषय क्या है? पारोळा येथील देवस्थान इनाम वर्ग 3 गट क्रमांक 98 व 101 जमीन विक्री व्यवहाराचे दस्ताऐवजाची नोंदणी न करण्याबाबत, ठीक है सर। इन्होंने ये लेटर उस वक्त दिया था। कब दिया है? 13 के अंदर। सीक्वेंस बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस। और आज का जो मेरा वीडियो है ये सीक्वेंस जानने के बाद ही आपको बताऊंगा कि मैंने क्या कहना चाहता हूँ मैं आपको सब, ठीक है। 13 का आ गया। 2014 के अंदर आपको पता होगा महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की, शिवसेना की गवर्नमेंट आई थी, है ना। तो उस वक्त 2014 के अंदर बीजेपी के कोटे से एक राज्य रेवेन्यू के अंदर राज्य मंत्री थे, स्टेट मिनिस्टर थे, जनाब सुरेश दत्त साहब। ये उनका जजमेंट है। वो जजमेंट का तारीख है 2 जनवरी 2014। सिग्नेचर है सुरेश दत्त साहब की। इधर सुरेश दत्त साहब राज्य मंत्री ब्रैकेट में महसूल, ठीक है सर। इसका ये जो क्रमांक है, जावा क्रमांक DEV 0813/प्रक्र 226/L4, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ये इधर उसका नंबर है सर। लास्ट टाइम पेपर नहीं दिखाया था, आज पेपर दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये जो जजमेंट है, ये जो ऑर्डर की कॉपी है, निकाल की कॉपी है, ये इसके अंदर अर्जदार कौन है? वो जो मुतवल्ली थे ना, शफीउद्दीन शेख अहमद, और विरुद्ध था जिलाधिकारी, ये टाइटल है, ठीक है सर। अब निकाल पत्र के अंदर मिनिस्टर साहब ने अर्जदार का भी कहना सुना और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का भी कहना सुना। आपको मैंने लैंड एलिनेशन रजिस्टर, गवर्नमेंट गैजेट की कॉपी दिखा दिया हूँ, ठीक है सर। साहेबांचे निष्कर्ष फार महत्त्वाचं आहे, निष्कर्ष, है ना। साहेबांनी जजमेंट देण्याआधी जे निष्कर्ष काढलेलं आहे ते फार महत्त्वाचं आहे। ते मी वाचून दाखवतो तुम्हाला, म्हणजे तुम्हाला कळेल। मात्र विषयांकित मिळकतीची नोंद लँड एलिनेशन रजिस्टर तसेच गाव नमुना नंबर 3 मध्ये नसल्याचे दिसून येते। साहेब सांगतात, मी सांगत नाहीये, जजमेंटमध्ये लिहून दिलेलं आहे, दिसून येत नाहीये। तुम्हाला मी दाखवलं ते लँड एलिनेशन रजिस्टर आहे, 7/12च्या उतार्यावर कॉपी आहे। त्यानंतर मी तुम्हाला महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने जे पब्लिश केलेलं गॅझेटची कॉपी ती तुम्हाला दाखवली साहेब, आणि हे म्हणतात की दिसून येत नाहीये गाव नमुना क्रमांक आणि लँड एलिनेशन रजिस्टरमध्ये, ठीक आहे सर, ओके। ज्या जमिनीचे उत्पन्न पूर्वी धर्मदाय या धार्मिक कामासाठी वापरण्यात येत होते, त्या जमिनीला अंशतः किंवा पूर्णतः सारा माफी देण्यात आली व या जमिनीचा समावेश इनाम वर्ग 3 मध्ये करण्यात आला। अशा जमिनीची नोंद लँड एलिनेशन रजिस्टरमध्ये घेण्यात आली। त्यामुळे लँड एलिनेशन रजिस्टरमध्ये नोंद हा देवस्थान इनाम वर्ग 3 बाबत खात्रीचा पुरावा मानला जातो। मान्य करतो मी, ठीक आहे साहेब। वादातील जमिनीची नोंद लँड एलिनेशन रजिस्टर तसेच गाव नमुना नंबर 3 मध्ये नसल्याने अर्जदाराच्या या मिळकती बाबत देवस्थान इनाम वर्ग 3 असल्याचे म्हणता येत नाही। आता ह्या जजमेंटवर साहेबांनी मग आदेश जो दिलेला आहे ना, तो फार महत्त्वाचा आदेश। पारोळा तालुका, पारोळा जिल्हा जळगाव येथील गट क्रमांक 101 क्षेत्र 1 हेक्टर 9R या मिळकतीवरील देवस्थान इनाम वर्ग 3 ही पोकळ नोंद कमी करण्यात येते। मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं,
जिल्हाधिकारी जळगाव यांनी त्यानुसार लँड एलिनेशन रजिस्टर, इनाम पत्रक व अधिकार अभिलेखात आवश्यक ती नोंद घ्यावी. मिनिस्टर साहेबांनी या सर्व प्रकरणामध्ये कोणत्या सेक्शनमध्ये त्यांनी हा आदेश काढला ते नमूद केलेलं नाही. मंत्र्यांना कसला अधिकार होता काहीही याच्यामध्ये सांगण्यात आलेलं नाही. आणि हा आदेश काढताना साहेबांनी ज्या मुद्द्याच्या आधारे हा आदेश काढलेला आहे ना की लँड एलिनेशन रजिस्टरमध्ये एंट्री दिसत नाही, तर मी तुम्हाला आताच दाखवलेलं आहे साहेब. दुसरे महत्त्वाचे डॉक्युमेंट मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे. तर हा जो आदेश आहे, हा आदेश जो काढण्यात आलेला आहे ना 2014मध्ये, ठीक आहे. मी डेट तुम्हाला का सांगतोय मित्र हो, कारण 2014मध्ये हा जो आदेश काढण्यात आला ना, त्यातपूर्वी आपल्या या भारत देशामध्ये 1996मध्ये वकफ ॲक्ट सर्वकडे लागू झालेला होता. वकफ ॲक्ट 2016 साहेबांना मला वाटतं माहीतच नाही आहे. 96चा जो वकफ ॲक्ट, सॉरी 10 साहब, आपने जो जजमेंट बनाया ना बनाने के पहले अगर वकफ एक्ट पढ़ लिए होते ना तो ऐसी गलती नहीं करते आप. आपने ऐसी गलती क्यों की साहब? क्या अधिकार था आपको ऐसा ऑर्डर निकालने का? कौन से सेक्शन में निकाला आपने? ऑर्डर के अंदर कौन सेक्शन में निकाला, वो सेक्शन मेंशन नहीं करा आपने. कौन से अधिकार के तहत बनाया, वो अधिकार आपने मेंशन नहीं किया. आपको अभी मैं बताता हूँ एक्ट. मोर पर्टिकुलरली हम चलते हैं 112 पे पहले, ठीक है. 112 पे पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा और मैंने मराठी में इसलिए लाया क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी परचेज की गई है ना, वो मराठी भाई लोगों ने परचेज की है, इसलिए मैं मराठी बोल रहा था दोस्तों. और मराठी समझाना जरूरी समझ रहा हूँ मैं. सेक्शन 2012 बोलता है रिपील एंड सेविंग्स, ठीक है. उसके अंदर 3 क्या बोलता है? इफ इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया, इन एनी स्टेट there is in force in that state any law which corresponds to this act, that corresponding law shall stand repealed. साहेब तुम्हाला मराठी समजत नसेल तर मग इंग्लिश समजत नसेल तर मराठी सांगतो. आता मी मराठी तुमच्यासाठी पुस्तक पण आणलेलं आहे, सो तुम्हाला ते मराठीत ते दाखवतो साहेब. 2012 रद्द करणे किंवा व्याकृती, त्यातलं 3. जर हा कायदा अंमलात येण्याच्या तत्काळ पूर्वी कोणत्याही राज्यात ह्या कायद्याच्या अनुरूप राज्यामध्ये कोणतीही कायदा अंमलात असेल तो अनुरूप कायदा रद्द होईल. तर सर 1996मध्ये जर हा वकफ ॲक्ट आपल्या इंडियामध्ये संपूर्ण देशात आला, महाराष्ट्रात पण आला, तर तुमच्याकडे जर समजून घ्या काही कायदे असतील वकफचे नॉन वकफ करणे, ते सर्व कायदे रद्द झालेत ना साहेब 1996मध्ये. मग तुम्ही हा जो आदेश काढला 2014मध्ये, कोणाच्या आदेशावरून काढला, कोणत्या ॲक्टवर काढला? तसं तुम्ही त्याच्यामध्ये मेन्शन पण केलेलं नाही साहेब. तुम्हाला कोणता अधिकार होता? कोणी तुम्हाला अधिकार दिलेला हा अधिकार? हे सगळं स्पष्ट करणं फार गरजेचं साहेब तुम्हाला. फक्त तुम्ही मंत्री असल्या कारणामुळे वकफची प्रॉपर्टी नॉन वकफ करून द्याल का? तुम्ही फाईल पण बघितली नसेल मला वाटतं, कारण लँड एलिनेशन मी तुम्हाला दाखवतोय साहेब. लँड एलिनेशनमध्ये ती एंट्री अप्पर करते, गव्हर्नमेंट गॅझेटमध्ये ती एंट्री दिसते, 7/12 एंट्री दिसते. आता तुम्हाला याच्या मागे घेऊन जातो साहेब मी. मंत्री साहब मैं तुम्हारा ऐसा नंतर घेऊन जातो. ये मिनिस्टर साहब ने जनवरी 14 के अंदर एक ऑर्डर निकाला और फरवरी 15 को सेल डीड रजिस्टर्ड हो गया दोस्तों. ये हुआ 15 फरवरी 2014 के अंदर 1,41,75,000 के अंदर सर. मैं जो आज जान निकाल के बोल रहा हूँ ना, ये जो गलतियां कर रहे हैं ना, जानबूझ के जो गलतियां की जा रही है, इसकी वजह से हमारी वकफ की प्रॉपर्टी का विल्लेवाट किया जा रहा है. इसके लिए रेवेन्यू के अथॉरिटीज को भी इन्वॉल्व करके इनको बिहाइंड द बार जाना बहुत जरूरी है, बहुत लाजमी है. जैसा कि आष्टी के अंदर हुआ है, गया ना एडिशनल कलेक्टर. इस तरह से अगर आप ऑर्डर पास करते रहोगे तो वकफ की प्रॉपर्टी तो जीरो हो जाएगी. हम जो बेनिफिशियरी है हमको क्या मिलेगा? आज हम पैदाइशी करोड़पति है. हमारे पूर्वजों ने वकफ की प्रॉपर्टी हमारे लिए छोड़ के चले गए, तो हम बेनिफिशियरी होने के नाते हमारी प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा है, तो हम तो करोड़पति है ही है. सिर्फ समझना है हमको, समझाना है हमको और हमको प्रूव करना है. तो इस प्रॉपर्टी के अंदर डेफिनेटली मैं हूँ. मैं चोपड़ा से हूँ, जलगांव जिले से हूँ. मेरा बर्थ प्लेस वहाँ का है, मेरा कॉलेज वहाँ से हुआ है, मेरा रहना वहाँ पर है, मेरा घर वहाँ पर है. तो ये प्रॉपर्टी के बारे में आवाज़ उठाना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है. मिनिस्टर साहब आपने ऐसी गलती कैसे कर दी? आपकी गलती की वजह से प्रॉपर्टी बिक गई सर. आप आंसरेबल है गलती के लिए. फाइल तो देखो यार, बिगर फाइल देखिए कुछ भी कर देने का. अच्छा मिनिस्टर ने जब चलो निकाल दिया, प्रॉपर्टी बिक गई. उसके बाद में क्या हो रहा है मैं बता रहा आपको. 10 मई को एक लेटर निकलता है सीओ साहब के यहाँ से.
वक़्फ़ सीओ के यहाँ से सब कुछ आता है, जितने पार्टी खरीदी करने वाले हैं और बेचने वाले उनको सबको लेटर गया है ये सेक्शन 52 की सुनवाई के लिए। ये सीओ साहब का लेटर सिग्नेचर है, देखो नाम इधर सैयद एजाज हुसैन, ठीक है, 10 दिसंबर 2014, जावा क्रमांक 7036/2014। इसका प्रॉपर्टी का सर्वे नंबर भी इधर दिखेगा चार्ट के अंदर है, 101 पारोला, जिला जलगांव, 1 हेक्टर 9 आर, ठीक है। लास्ट के पैरा बोर्ड के सुनाता हूं मैं। याद्वारे वकफ अधिनियम 195च्या कलम 52 अन्वये दिनांक 20 जानेवारी 2015 रोजी सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे। उक्त मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी आपल्या विरुद्ध कारवाई का करण्यात येऊ नये याबाबतचे आपले लेखी स्पष्टीकरण सुनावणीच्या दिवशी सादर करण्याचे फरमावित आहे। सर आपके ऑर्डर को, जजमेंट को कोई व्हॅल्यू नाही सर, झिरो कायद्यामध्येच नाही ते बसतं हो साहेब, काय करता तुम्ही। उसके बाद में ठीक है, और एक लेटर निकलता है 4 जून 2015 को, ये देख लीजिएगा, वकफ से निकला है लेटर ये, नहीं आई एम सॉरी, ये लेटर 4 जून 2015 को जळगाव जिल्हाधिकारी से निकला है, जिला कलेक्टर से निकला है, जिलाधिकारी कार्यालय जळगाव। ये लेटर किसको गया? तहसीलदार पारोला, इसको गया है। सब्जेक्ट क्या है? पीराची दर्गा पारोला जिल्हा जळगावच्या संबंधित वकफ मिळकत गट क्रमांक 101च्या शेत जमिनीचे बेकायदेशीर खरेदी विक्री व्यवहाराची नोंद आपल्या अभिलेखात होऊ नये याबाबत कलेक्टर साहब बोल रहे, तहसीलदार को बोल रहे हैं, ठीक है। एक ही पैराग्राफ है, एक कलेक्टर साहब का सिग्नेचर भी है, पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूँ। मौजे तालुका पारोला येथील गट क्रमांक 101 क्षेत्र 1 हेक्टर 9 आर जमीन ही मिळकत वकफ अधिनियम 195 चे कलम 43 नुसार क्रमांक 100 वकफ का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है दिनांक 17 डिसेंबर 2009 अन्वय नोंदणीकृत वकफ संस्था है, कलेक्टर साहब बोल रहे हैं, ठीक है। सदर मिळकतीबाबत दुय्यम निबंधक पारोला यांच्याकडे दिनांक 15/2/2014 जो लेटर पढ़ा था मैंने आपको 15/2/2014 रोजी नोंदणीत आलेल्या खरेदीनुसार, ये जो खरेदी खाता ना इसके बारे में बोल रहे कलेक्टर साहब, यांच्याकडील 15 फेब्रुवारी 2014 रोजी नोंदवण्यात आलेल्या खरेदी खतानुसार अभिलेखात कोणतीही हक्क नोंद प्रमाणित करण्यात येऊ नये, तसेच वकफ मंडळाचे ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय कोणाचेही नाव आपल्या अभिलेखात नोंदवण्यात येऊ नये असे उक्त संदर्भीय पत्रान्वये कळविले आहे। मिनिस्टर साहब, आपके जजमेंट के बाद में अगर आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ये बोल रहे हैं, सीओ साहब ये बोल रहे हैं, तो आपका ये जजमेंट क्या बोल रहा है सर, क्या मायने रखता है सर? ये वेरी शेम, एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। दोस्तों मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, आपके एरिया के अंदर अगर इस तरह का कुछ भी काम हो रहा है तो मैं आपसे वादा करता हूँ मुझे पेपर डॉक्यूमेंट भेजो, मैं इस तरफ से एक्सपोज करने के लिए तैयार हूँ साहब। डरने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है ना जी, हमको तो हमारे मिनिस्टर साहब ने सिखा दिया, अभी झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। सैयद आरिफ न डरता है न बिकता है, सिवाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकता हूँ मैं, किसी के भी सामने, कोई भी हो माइका लाल। ये प्रॉपर्टी तो लेके रहूँगा मैं इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जलगांव जिले की मेरी सरजमी की है, तो मुझे तो उसको लेना है इंशाल्लाह ताला, ठीक है। दोस्तों मैं आप लोगों से विदा लेने से पहले आप लोगों से एक बात करना चाहूँगा कि ज़िंदगी में आदमी केवल अमीर नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी में आदमी को केवल अमीर नहीं होना चाहिए, उसके पास उसका ज़मीर होना भी बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। तो हम क्या कर रहे हैं कि समाज में हम लोग उठ रहे बैठ रहे, गलतियाँ सबसे होती है, इरेगुलरिटीज़ होती है, मैं मानता हूँ, जानता हूँ, लेकिन उसको दुरुस्त करने का भी वक्त होता है। इंसान अगर बेवकूफ़ी कर चुका है उसको दुरुस्त कर लेना चाहिए, लेकिन अगर वो जानबूझ के अगर ये कर रहा है ना, जानबूझ के अगर उसको कंटिन्यू कर रहा है, तो मैं उसको कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में ठोकर लगे तो लौट कर मत आना, ज़िंदगी में ठोकर लगे तो लौट कर मत आना। तुझे आज़ाद किया हूँ, माफ़ नहीं किया हूँ। समझदार को समझदार सिर्फ इशारा काफ़ी है। दोस्तों मैं आप लोगों से इतना कहते हुए विदा लेता हूँ। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी फैमिली का ख्याल रखें, आप अपने लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए दुआ करें, अपने दुआ में मुझे याद करें, हम सबके लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।